स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे हो है इंग्लिश का है। और ये जो इंग्लिश है क्लास 12th की हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 12th है और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। फुल मार्क्स इसके 100 के आते हैं। 100 में से देखिए इसमें ऑथर से संबंधित पहला जो चैप्टर आपका है ये आपका पहला चैप्टर है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको इंग्लिश को आसान बनाया जा सके। जितना अच्छे ध्यान से आप सुनेंगे उतनी जो है कहानियाँ आपको समझ में आएगी। क्योंकि लैंग्वेज जो होती है, चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की हो या फिर उर्दू हो, किसी भी चीज़ का लैंग्वेज हो, आपको ध्यानपूर्वक उसको समझना पड़ता है और सुनना पड़ता है। तो ऑथर का नाम इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो ऑथर हैं वो है महात्मा गांधी। तो हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इनके ऑथर जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज बोर्न इन गुजरात इन द ईयर 1869। मतलब कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो ये जो आप देख रहे हैं, क्या है, पॉपुलरली नोन एज बापू। मोहनदास करमचंद गांधी जो है लोकप्रिय हुए किस रूप में? बापू के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर हम लोग जानते हैं राष्ट्रपिता के नाम से, जिसका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कहता है ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। कहता है कि यह एक राजनेता के तुलना में अधिक जो थे, क्या थे? स्पिरिचुअल थे, मतलब ये आध्यात्मिक थे। ओके, याद रखिएगा ये क्या थे? आध्यात्मिक थे। किसके तुलना में थे? तो पॉलिटिशियन के तुलना में थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ weapons against the British rule in India and helped India gain independence day। कहता है क्या, जो भारत में जो ब्रिटिश शासन था इसके खिलाफ जो इन्होंने अपना हथियार उठाया था, मुख्य हथियार क्या था? नॉन वायलेंस। क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस अहिंसा। इसका ये मुख्य हथियार था ये, और इसी के द्वारा भारत को ये स्वतंत्रता भी दिलाए। इंडिपेंडेंट हेल्प इन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस डे, मतलब इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता प्राप्त कराने में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सत्य और अहिंसा को लेके ही चले थे, मुख्य हथियार को। नेक्स्ट कहता है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि इन्होंने अपना जो जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा का पूरा अपना निछावर कर दिया। 1915 से लेके 1948 तक पूरा का पूरा जान अपना डाल दिया किसमें? इंडिया को आजाद कराने में। यानी कि इंडियन को पॉलिटिक्स के दुनिया में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहता ही डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनाटिक ऑफ 30 जनवरी 1948। मतलब क्या, ये 30 जनवरी 1948 को जो है एक कट्टरपंथी, फैनाटिक मतलब होता है कट्टरपंथी के हाथों ये क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। कहता है कि इसने अपने हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब इसकी जो आत्मकथा है, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, यानी कि इसके में इन्होंने क्या किया था इनके द्वारा, और न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी कि यंग इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से और अपनी जो आत्मकथा के माध्यम से, स्पीचेज मतलब भाषण, दैट ही डिलीवर्ड ऑन different occasion reveal him not only as a original thinker but also as a great master of just idiomatic English। मतलब इसका कहना है कि इनको विभिन्न बहुत सारे अवसर मिला, और उन अवसरों पे इन्होंने भाषण दिया, और भाषण के आधार पे इन्होंने अपने विचार भी रखे, और जहाँ पे इन्होंने पवित्र और कुछ मुहावरेदार अंग्रेजी के एक महान स्वामी के रूप में भी जाने गए। कौन जाने गए? तो गांधी जी। कहता है गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली withstood the passage of time in this extract Indian civilization and culture। मतलब इसका मतलब कहता है कि गांधी जी जो है भारतीय सभ्यता की एक ध्वनि नींव के बारे में बताते हैं, और ये सफलतापूर्वक समय बीतने के बाद जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते हैं। तो ये था आपके इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में ऑथर के बारे में कुछ जानकारियां। ये जो ऑथर थे गांधी जी, जिन्होंने क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसमें? भारत को आजाद कराने में। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसका समरी क्या है। ओके, तो समरी के अंतर्गत हम लोग देखने जा रहे हैं कि पहला स्टेंजा में कहता है
समरी आप लोग ध्यान से देखिएगा। समरी बहुत सारे समरी पूछते हैं, मैं सारे चैप्टर का समरी आपके पास लाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। कहता है कि महात्मा गांधी इन हिज एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब कहता है महात्मा गांधी ने जो अपना लेख लिखा, मतलब क्या लिखा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन्होंने लिखा। इसमें जो इन्होंने डिस्क्राइब किया है भारतीय सभ्यता के महत्व को वर्णन किया है, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता के इंपॉर्टेंस को इसमें डिस्क्राइब किया, यानी कि इसका वर्णन किया है। द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब इसका कहना है कि भारतीय सभ्यता को एक आधारशिला प्रदान करने के लिए काफी समय से संघर्ष इसको करना पड़ा है, तब जाके ये आगे बढ़ा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कहता है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल थिंग्स। मतलब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पश्चिमी सभ्यता क्या करती है, हमेशा जो है भौतिकवादी, मतलब टेंडेंसी द प्रिविलेज मेटरलिटी कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब दोनों मैच नहीं कर सकता है, ना ही पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता, क्योंकि वो भौतिकवादी को महत्व देता है और भारत जो है आदर्शवादी पे चलता है, आध्यात्मिकवादी पे चलता है। इसलिए जो है दोनों की तुलना करना क्या है, मूर्खता होती है, यानी कि तालमेल दोनों नहीं बैठा सकते। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि द इंडियन सिविलाइजेशन इज अनपैरेलल एंड कांट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। ओके, भारतीय सभ्यता क्या है, वो द्वितीय है, अनपैरेलल मतलब वो द्वितीय है, इसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कांट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। ओके, मतलब ये विश्व में इसे पराजित नहीं किया जा सकता, ये एक ऐसी सभ्यता है जिसे हम लोग विश्व में पराजित नहीं कर सकते हैं। द सीड सोन बाय आवर एंसिस्टर्स वेयर डीप रूटेड एंड हैड डेवलप्ड miraculously in a big tree with many of its branches spread over the heart of India। तो इसमें कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने एक ऐसा बीज का रोपण किया है जिसकी जड़ें क्या है, काफी गहरी है और मजबूत है, जो बाद में जो है चमत्कारी रूप धारण किया, एक चमत्कारी रूप जो है, यानी कि एक प्रकार से बड़े वृक्ष रूप में विकसित हुआ, जिसकी अनेक शाखाएं जो है भारत के हृदय स्थल में क्या है, पहुंची हुई है। यानी कि बहुत सारे ब्रांच देख रहे हैं, बहुत सी शाखाएं जो हमारे स्प्रेड ओवर द हार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि ये हृदय में बसी हुई है, क्या, भारत की सभ्यता। कहता है रोम, ग्रीक एंड मेनी अदर सेंटर्स of ancient civilization were diminished or no longer exist in their former glory। मतलब कि इसमें अब आगे कहा जाता है कि प्राचीन सभ्यता जैसे रोम ले लेते हैं, ग्रीक ले लेते हैं, या फिर अनेक अन्य भी केंद्र ले लेते हैं जो कि दुर्बल हो गया, मतलब कमजोर हो गया। क्या हो गया, एंशियंट सिविलाइजेशन डिमिनाइज्ड हो गया, मतलब कमजोर हो गया। बट लेकिन अगर हम लोग कहा जाए भारतीय सभ्यता के बारे में, ये कमजोर नहीं हुए। ओके, क्या हो गया, ये कमजोर नहीं हुए, क्योंकि अथवा अपने प्राचीन से छुन हो गए। जापान, अब देखिए ग्लोरी, जापान हैज बिकेम वेस्टर्नाइज्ड एंड द चाइना हैज आल्सो शिफ्टेड फ्रॉम इट पास्ट। कहता है जापान जो था, इन्होंने क्या किया, पश्चिमी सभ्यता को अंगीकार कर लिया, मतलब पश्चिमी सभ्यता को इसने अपना लिया। और चाइना क्या किया, चाइना भी अपनी प्राचीन सभ्यता से भटक गया और उसको क्या कर दिया, त्याग दिया। सबने त्याग दिया, एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है, इन लोगों ने त्याग दिया। लेकिन अगर हम लोग अपने इंडियन की बात करते हैं, तो इंडियन जो है ऐसी बातें नहीं हुई। तो सभ्यता मनुष्य को देखिए, अब यहाँ पे कहता है सिविलाइजेशन पॉइंट। ओके, आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ, civilization point out of the main the path of duty performance and duty and observation of morality are exchangeable। ओके, लेकिन सभ्यता मनुष्य को कर्तव्य की राह दिखाती है। याद रखिएगा, सभ्यता क्या करती है, मनुष्य को कर्तव्य की राह दिखाती है। पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब कर्तव्य की राह दिखाती है, और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बताती है, परफॉर्मेंस करने के लिए बताती है, उसका ये ड्यूटी है, मतलब कर्तव्य के बारे में बताता है। ये एक मॉरलिटी ऑफ एक्सचेंजेबल है, मतलब विनिमयशील नहीं है। ओके ना, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। कहता है इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। ओके, इट इज ए चार्ज मतलब आर अगेंस्ट इन इंडिया दैट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड एंड दे डू नॉट अडॉप्ट एनी चेंज। कहता है कि बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे देश जो हैं, ये आरोप लगाते रहते हैं भारत पे कि भारत क्या कर सकता है,
आरोप लगाता है कि असभ्य है, मतलब अनसिविलाइज्ड, मतलब क्या है, असभ्य है। डू नॉट एडॉप्ट एनी चेंज, मतलब ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, मतलब बदलाव के फेवर में नहीं रहते हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, मतलब हम लोग के आरोप लगाता है कि प्रतिभा के विरुद्ध लगाया जाता है कि इन लोगों में प्रतिभा नहीं है, इसलिए ये असभ्य हैं। इन दिस मिडिस्ट ऑफ सच एलिगेशन इंडिया रिमेन्स फर्म एंड इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन आरोपों के बावजूद ही भारत क्या है, अटल है। क्या है, अटल है, विश्वासी है और दृढ़ बना हुआ है। यही इसका गौरव और प्रताप भी है ना, अपने गौरव को दिखाने का काम करता है। कहता है माइंड इज ए रेटलेस्ट बर्ड, इट इज बट ए फैक्ट। ओके, मतलब कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है एक अशांत पक्षी है, जिनका अधिक उसे दिया जाता है उतना ही अधिक वो चाहता भी है, यानी कि हमारे माइंड से संबंधित है। कहता है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स टू स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, मतलब इसको हम लोग जितना चाहेंगे उतना ये क्या करेगा, अधिक ग्रहण करना चाहेगा। यानी कि इच्छाएं क्या होती है, अनंत होती है। अनसेटिस्फाइड मतलब इच्छाएं क्या होती है, अनंत होती है। कहता है एच सच आवर एंसिस्टर्स सेट ए लिमिट टू आवर इंडुलेजेंस, तो इन्होंने एवं विलासिता तथा आनंद, कहता है कि द परसुडेड एस अगेंस्ट लग्जरियस एंड प्लेजर, कहता है कि हमें विलासिता, हमारी संतलिप्ता यानी कि सीमा निश्चित है। पूर्वजों ने जो हमारे लिए ये सभ्यता की है, इसकी सीमा निश्चित की है और विलासिता और आनंद के विरुद्ध चेताया है कि आप लोग विलासिता के चक्कर में ना पड़े, भोग विलास में रहिएगा। ज्यादा आनंद में रहने पे क्या होता है कि समस्याएं खड़ी होती है और ये एक प्रकार का बोझ है। देम लार्ज सिटीज वेयर द बर्डन, मतलब बोलता है कि नगरों, मतलब उनके अनुसार उन्होंने कहा है हमारे पूर्वजों ने कि नगर एक प्रकार का बोझ है। क्या है, बोझ है। पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी देयर बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और नगरों में क्या देखा जाता है, नोट बी हैप्पी, नगर के लोग क्या होते हैं कि अनहैप्पी होते हैं, खुश नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे गैंग होता है, किसका, चोरों का गैंग होता है, डकैत होता है वहां पे, या फिर लड़कियों की अश्लीलता, मतलब क्या होता है, युवतियों द्वारा जो असामाजिक ड्रेस वगैरह जो पहना जाता है वो सब आपको नगरों में मिलेगा। गांव में क्या होता है कि गांव में आपको ऐसी नहीं मिलेगी लड़कियां, ये लड़कियां सभ्य नजर आएगी गांवों में। लेकिन नगर से बचने के लिए गांधी जी ने कहा है कि नगरों से दूर ही रहे तो ज्यादा आपको अच्छा है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में देखते हैं हम लोग। कहता है, देखिए आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बताएं कि आज का दिन जो फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन प्रत्येक फ्राइडे को आपका इंग्लिश आएगा। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मॉरल बींग्स वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इज इमोरलिटी द लेटर इज गॉडलेस। देखिए यहाँ पे बताया गया कि भारतीय सभ्यता में क्या दिखाया जाता है, नैतिकता, मोरल। ओके, क्या दिखाया जाता है, नैतिकता उजागर करती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में क्या करता है, इमोरलिटी दिखाया जाता है, मतलब अनैतिकता का प्रचार करती है। किसका प्रचार करती है, इमोरलिटी का, अनैतिकता का। द लेटर इज गॉडलेस, यानी कि पश्चिमी देश जो है ना, ईश्वर को ईश्वर विहीन मानता है, मतलब ईश्वर पे वो विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या करता है, बिलीव इन गॉड, हम लोग विश्वास करते हैं भगवान पे, उनका मान सम्मान करते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं। तो हम लोगों को विश्वास है गॉड पे, और पश्चिमी देशों को गॉड पे विश्वास नहीं है, मतलब ईश्वर पे विश्वास नहीं है। द एंशियंट सिविलाइजेशन इज एन imperative restriction upon an indefinite multiplicity of human wants, whereas the modern civilization is just the reverse। तो प्राचीन सभ्यता क्या करती है, अनंत मानवीय आवश्यकताओं पर एक सार्थक नियंत्रण, जबकि आधुनिक सभ्यता ठीक इसके क्या है, विपरीत है, इसके रिवर्स है। ओके, क्या है, इसके विपरीत है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन द वेस्ट वंडरफुल, ओके, इन द वेस्ट, in the west wonderful discoveries in the things material have been made। देखिए कहता है पश्चात देशों में क्या किया, भौतिकवादी वस्तुओं के संबंधित जो है आविष्कार किया, बहुत सारे भौतिक, देखिए भौतिकवादी के संबंधित हो गए, जैसे रेडियो, टीवी, गाड़ी, ये सब भौतिक संबंधित है, भौतिकवादी चीजों पे विश्वास किया। लेकिन इंडियन ने किसका आविष्कार किया, देखिए डिस्कवरी किया इसमें, और इंडिया ने डिस्कवरी किसका किया। सिमिलरली हिंदुज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्विलियस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजियन। तो भारतीयों ने किसका आविष्कार किया भाई, ये पता करना पड़ेगा। हिंदुत्व ने, इन्होंने गौरवपूर्ण आश्चर्य रूप से धर्म का,
किसका किया? रिलीजियन मतलब धर्म का, आत्मा स्पिरिट मतलब आत्मा, एंड द सोल तथा अंतःकरण से संबंधित क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया? डिस्कवरी किया, आत्मा पे बल दिया। देयर इज समथिंग इज हिंदुज्म, मतलब इन्होंने जो हिंदुत्व की बात किया है इन्होंने, has kept alive up till now. It has witnessed the fall of so many civilizations like Babylonia, Syria, Egypt and so on. मतलब कहता है कि बेबीलोनिया, सीरिया, मिस्र जैसे अनेक सभ्यताओं का क्या देखा हमने? पतन होते हुए देखा है। लेकिन हमारा जो सिविलाइजेशन है, आवर सिविलाइजेशन जो है, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है, स्वराज डिपेंड अपॉन द रिस्ट्रिक्शन wants and the self denial instead of multiplying our wants and the self indulgence यूरोपियन। देखिए कहा गया कि हमारी सभ्यता संस्कृति और स्वराज, यह है ना हमारी सभ्यता संस्कृति एवं स्वराज जो है आवश्यकताओं इच्छाओं तथा आत्मोत्कर्ष पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है भाई? तो इन्हीं चीजों पर निर्भर करता है। अपनी अनियंत्रित आवश्यकताओं इच्छाओं की वृद्धि, है ना, ये सब सेल्फ इन यूरोपियन सिविलाइजेशन इज द suited for the European and the will ruin us if we copy it। कहता है कि यूरोपीय सभ्यता यूरोप वासियों के अनुकूल है तथा यदि हम इसकी नकल भी करना चाहेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे। मतलब कि अगर हम लोग इसका कॉपी करेंगे तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा है कि पश्चिमी सभ्यताओं का नकल करने पे हमें हमेशा हानि होगी, इसलिए हमें अपने ही सभ्यता में रह के जीना होगा। नेक्स्ट कहता है कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस of the term consist the deliberate and the voluntary restriction of wants, not in the multiplication as already mentioned। ओके, मतलब नियंत्रण आत्मानुशासन की सभ्यता का मूल मंत्र है तथा उन्हीं से यह क्या हुआ है? निर्मित हुआ है हमारा सभ्यता। कहता है कि इट इज नेसेसरी टू अरेंज आवर फिजिकल एंड कल्चर, मतलब कि हमारी जो भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं उसे सजाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अरेंज करना मतलब सजाना, एक समूह में सजाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम जो है अपने मानवता की सेवा में बाधक ना बने। डू नॉट बिकम abstract इन आवर सर्विस टू ह्यूमैनिटी एंड ऑल आवर एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेट टू द डेवलप देम। मतलब कहता है कि बाधक नहीं बने, साथ ही हम लोगों को अपने अंदर समस्त ऊर्जा को अपने में विकास करना है, एकत्रित करना है, समाहित करना है और उसके बाद जो है हम अपनी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बनाने में जो है पूरा दम खम अपना झोंक दें, अपनी सभ्यता को बनाए रखें। पुरानी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का इन्होंने विरोध किया है, इसलिए आप लोग जो है भारतीय संस्कृति को अपनाएं, इनके रहन सहन खान पान पे विशेष ध्यान दें, पश्चिमी सभ्यता की ओर ध्यान ना दें। तो ये महात्मा गांधी का आपके पास समरी था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का इंग्लिश यहीं पे आपका ड्रॉप होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट इसका मैं जो बुक का है, बुक का जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो इसका मैं क्वेश्चन लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।